हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल? ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने मार्फोलॉजी चैप्टर को ख़त्म किया और आज हम 11th एनसीईआरटी से ही चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का रिवीजन करेंगे। तो चलो बिना समय गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी 11th की एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ और पेज एनिमल किंगडम पे चले आओ। पेज नंबर 46। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 4 है 11th एनसीईआरटी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। इस लाइन में ये कहा गया है कि जब तुम अपने चारों तरफ देखते हो तो तुम्हें अलग अलग तरीके के एनिमल जानवर देखने को मिलते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर के और डिफरेंट फॉर्म के देखने को मिलते हैं। ठीक है। एज ओवर 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। और अभी तक मिलियन ऑफ एनिमल की मिलियन स्पीसीज, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मतलब करोड़ों एक तरीके से स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं अभी तक। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब कहा गया है कि इन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के हम इन करोड़ों एनिमल्स की स्टडी नहीं कर सकते। फिर है कि द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। कहा गया कि क्लासिफिकेशन का कहा गया कि इन एनिमल इससे हमें उनका सिस्टमेटिक डिस्क्राइब और नए जो एनिमल अगर हम जब इसको क्लासिफाई कर लेंगे तो जो नए एनिमल के जब नए एनिमल हमें मिलेंगे उसकी स्टडी में और उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को और उसके बाद उसकी अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और नई स्पीसीज़ की जानकारी के लिए। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। टॉपिक 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के बेसिस क्या होने चाहिए। तो दोस्तों टॉपिक 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब से चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर एन फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस फीचर आर यूज्ड ऑफ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब हेयर। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उसके सेल का अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री और नेचर ऑफ सीलोम और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के बेसिस पे हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। बस इसमें इतना ही था। तो अब चलो अब से स्टार्ट होता है। सबसे पहला हमारा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल। इसमें है कि तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम जानते हैं कि इस जितने भी एनिमल हैं एनिमल किंगडम में चैप्टर में सभी के सभी मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट ऑफ सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज द सेल आर अरेंज अ लूज सेल एग्रीगेट। इसमें कहा गया कि ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। मतलब कहा गया है कि इस जो किंगडम है एनिमल किंगडम है, इस किंगडम में सभी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सभी की जो सेल की अरेंजमेंट है वो एक जैसी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया कि स्पंज है वो लूज सेल से बने हुए हैं, तो इनको कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमॉन्ग द सेल सिलेंड्रेट। उसके बाद फिर हमारा सिलेंड्रेट आता है, फिर सम डिवीजन ऑफ, फिर उसके बाद हमारा आता है द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन मोर कॉम्प्लेक्स हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तुम सबसे पहले पढ़ोगे स्पंज पोरीफेरा तो उसमें तुम्हें सेल लेवल ऑफ तुम्हें सबसे पहले लेवल ऑफ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। फिर उसके बाद जब तुम सिलेंड्रेट में पहुंचोगे तो वहाँ पे तुम्हें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। फिर उसके बाद स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिट बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन each specialized for a particular function in animal like annelid, arthropod, mollusks, echinoderms and chordate.
organ have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function। तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। सबसे पहले उसने कहा है, एनसीईआरटी ये लिख रही है कि जब किसी भी एनिमल को हम कल क्लासीफाई करेंगे तो सभी के सभी मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन सभी की जो सेलुलर लेवल, सबकी जो सेलुलर लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक जैसी नहीं हुई होती है। स्पंज में क्या होता है, स्पंज में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन माना देता है। फिर जब तुम टिनोफोरा और सिलेंड्रेटा में आओगे तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आएगा। फिर जब प्लेटीहेल्मिन्थेस में आओगे तो तुम्हें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद हमारा आता है एस्केहेल्मिन्थेस। तो एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर तुम्हारा कॉर डेटा तक, फिर से सुनना, एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर डेटा तक तुम्हें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। ये दिखा गया ऑर्गन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव ओनली वन सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। मतलब इसमें कहा गया है कि जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो जानते ही होगे। एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक माउथ से ओपनिंग होती है एंटीरियर, और पोस्टीरियर एनस के थ्रू होता है। लेकिन जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है उसमें जो क्या होता है कि माउथ और एनस एक ही जगह पे होती है, तो इसलिए उसको सिर्फ ऑर्गन लेवल का माना जाता है, उसको ऑर्गन सिस्टम नहीं मानते, उसको हम ऑर्गन सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। उसने प्लेटीहेल्मिन्थेस ने क्या किया कि एलिमेंट्री कैनाल बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरे तरीके से एलिमेंट्री कैनाल बना नहीं पाया। फिर उसके बाद हैंस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट, इसीलिए उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। किसी भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होनी चाहिए, एक माउथ और एक एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप्स। जिस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब तुम क्या समझोगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे माउथ भी वही है, एनस भी उसी के लिए हो रहा है, दो ओपनिंग नहीं है। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आएगा तो दो ओपनिंग होंगे, एक माउथ और एक एनस। माउथ को कहोगे एंटीरियर ओपनिंग, एनस को कहोगे पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो तरीके का है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। तो देखो ओपन टाइप में क्या है, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप आउट द हार्ट एंड द सेल आर टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब इसमें ये कहा गया है कि इस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से निकलता है और वो बिना डायरेक्ट निकलता है, और जो टिश्यू और हमारे टिश्यू होते हैं और जो सेल होते हैं वो ब्लड से डायरेक्टली, बात का मतलब वही होता है नहाना या फिर उसी में डूबे रहते हैं, इसीलिए इसको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है। फिर उसका आता है क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड होती है, इस ऐसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ब्लड होता है वो वेन्स, वेनलेट्स, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड बहता है, इसलिए इसको क्लोज टाइप माना जाता है। और ओपन टाइप में वेन और उसके बाद आर्टरी और कैपिलरीज की बात नहीं करोगे। ओपन में तुम वेन की, आर्टरी की और कैपिलरीज की बात नहीं करोगे, और क्लोज में तुम इन तीनों की बातें करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिमेट्री। देखो सिमेट्री में क्या है, सिमेट्री में कहा गया है कि एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। मतलब इसमें कहा गया है कि एनिमल को सिमेट्री के बेसिस पे भी बांटा जा सकता है। जैसे कि स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, जैसे कि हमारे स्पंज जो हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल माना जाते हैं, किसी भी सिमेट्री में नहीं माने जाते। फिर उसके बाद हमारा आता है एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। मतलब तुम किसी भी सेंटर से काटो लेकिन दो बराबर टुकड़ों में ना बांट सको, इसीलिए इसको कहा जाता है एसिमेट्रिकल सिमेट्री। When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half। देखो क्या लिखा गया है दूसरी बार, when any plane मतलब कहा गया है कि जब तुम किसी भी प्लेन से चाकू को क्रॉस करो, मतलब किसी चीज़ को ले लो और चाकू से किसी भी प्लेन से तुम चाकू से उसको क्रॉस करोगे, किसी भी प्लेन से लेकर सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करोगे तो दो बराबर टुकड़ों में बट जाएगी। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री तुम्हें तीन चीज़ों में देखने को मिलेगी, एक सिलेंड्रेट्स, एक टिनोफोर और इकाइनोडर्म्स। फिर से देखना, एसिमेट्रिक तुम्हें मिलेगा स्पंज में जैसे कि पोरीफेरा, और उसके बाद तुम्हें रेडियल देखने को मिलेगी सिलेंड्रेटा, टिनोफेरा
और इकाइनोडर्म्स। अभी इकाइनोडर्म्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इकाइनोडर्म्स में कहाँ मिलती है, पूरे इकाइनोडर्म्स में नहीं, इकाइनोडर्म्स में सिर्फ एक में मिलती है, वो तुम्हें अभी आगे पता चलेगी। अभी सीलन, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में मानो। सबसे पहले तुम्हारा एसिमेट्री याद कर लो। एसिमेट्री में तुम्हारा स्पंज था जिसको पोरीफेरा, उसके बाद सीलनडेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स, ये तुम्हारे रेडियल सिमेट्री में आते हैं। फिर अब आओ तो हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन, तो इस तरीके के बॉडी प्लेन को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। एनिमल लाइक एनिलिडा आर्थ्रोपोडा वेयर द बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलैटरल सिमेट्री। उसके बाद तुम इसमें दिखा गया है कि जब तुम किसी एनिमल को, जैसे कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को कट करोगे और वो दो लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे सिमेट्री को तुम कहोगे बाइलैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री हमारी कितने तरीके की होगी? 3 तरीके की। सबसे पहले ए सिमेट्री, सेंटर से कट करो, किसी भी एक प्लेन से कट करो, सेंटर के थ्रू कट होके जाए, कहीं से किसी भी प्लेन से तुम कट करो और सेंटर के थ्रू कट होके जाए, 2 बराबर टुकड़ों में बट जाए। एनी प्लेन अगर बात होती है तो तुम रेडियल सिमेट्री, किसी एक प्लेन से काटो और 2 आइडेंटिकल टुकड़ों में लेफ्ट और राइट में बट जाए, तो तुम्हारी क्या आती है? बाइलैटरल सिमेट्री। फिर उसके बाद तुम प्लेन से कट करो और वो 2 बराबर टुकड़ों में नहीं बट पाए, किसी भी प्लेन से कट करो लेकिन 2 बराबर टुकड़ों में नहीं बट पा रही है, तो ऐसे सिमेट्री को तुम कहोगे एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल तुम्हारा आ रहा है स्पंज, ठीक। उसके बाद रेडियल में तुम्हारे 3 चीज़ें आ रहे हैं, सीलनडेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स, 3। और बाकी जितने भी बच रहे हैं उन सबको तुम बाइलैटरल सिमेट्री में डाल दो, ठीक है। तो 2 चीज़ें तुमने खत्म कर ली, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक सिमेट्री, ठीक है। अब उसके बाद तुम आ जाओ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, इसमें ये लिखा गया है कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल सीलनडेटा। जैसे कहा गया है कि एनिमल के जो सेल होते हैं वो एम्ब्रियोनिक लेयर, जो वो जन्म लेते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब होते हैं, पैदा होने से पहले ही उनकी सेल की 2 लेयर बन जाती हैं। बाहर वाले लेयर को कहा जाता है एक्टोडर्म और अंदर वाले लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म। इस टाइप के एनिमल को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अगर 2 लेयर है, बाहर वाली हो गई तुम्हारी एक्टोडर्म, अंदर वाली तुम्हारे एंडोडर्म, तो इस तरीके के लेयर को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और 2 लेयर पाई जाती है, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिखाया गया सीलनडेटा, सीलनडेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर बाद में आगे लिखा गया कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है मीजोग्लिया नाम की, जो इन दोनों लेयर के बीच में, दोनों लेयर कौन सी दोस्तों? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों लेयर के बीच में एक लेयर होती है जिस लेयर को हम कहते हैं मीजोग्लिया, जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं मीजोग्लिया। ये एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में होती है, ठीक है। Those animal in which the developing embryo has 3rd germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal, जैसे platyhelminthes to chordates। अब देखो, अब दोस्तों यहाँ पे क्या बातें हो रही है? यहाँ बातें हो रही है कि आगे और आता है इसी तरीके के कि ऐसे एनिमल लिखा गया कि 2 एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिनका डेवलपिंग एम्ब्रियो जो क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो बीच होता ही है इन दोनों में, बाहर वाला एक्टो होता है, अंदर वाला एंडो होता है, लेकिन एक और लेयर इनके बीच में बन जाती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म क्या होती है? इन दोनों लेयर के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम, ऐसे एनिमल को हम क्या कह देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो उसमें भी मीजोग्लिया है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको साफ साफ लिखा है कि वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, इसीलिए उसको मीजोग्लिया कहा गया। वो मीजोग्लिया को तुम लेयर में काउंट नहीं कर सकते, उसको तुम डिप्लोब्लास्टिक ही कहोगे, भले ही मीजोग्लिया है। लेकिन जब तुम जैसे ही आगे के एनिमल में जाओगे, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा इसमें दिया गया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा में जब तुम आगे बढ़ोगे तो उसमें तुम्हें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर मिलेगी जो डिफ्रेंशिएटेड लेयर है, पूरी तरीके से लेयर में उसको काउंट कर सकते हो, तो उस लेयर को तुम कहोगे मीजोडर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 लेयर बन गई ना, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। था ऐसी इस तरीके की अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको तुम कहोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कहाँ से कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब तुम्हारा आता है सिलोम। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब बात आती है कि तुम किसी भी आदमी को या फिर किसी भी इंसान को जब तुम बीच से कट करोगे, ठीक है,
जब तुम बीच से उसको कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे। देखो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो ये हो गई, ये उंगली हो गई, ठीक है, और तुमने यहाँ से जब इसको कट किया तो इसका जब तुम पोर्शन लोगे, ये पोर्शन, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब तुम ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो तुम्हें एक पतली पाइप देखने को मिलेगी जिसको कहा जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, और जो साइड साइड के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो तुम कहोगे, उसको तुम कहोगे बॉडी वॉल, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो गैप है उसी को कहा जाता है सिलोम। ये ध्यान देना कि जब तुम किसी इंसान को बीच से कट करो उसके बाद तुम देखोगे तो एक पतली पाइप देखने को मिलेगी जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहोगे, और उसके बाद फिर साइड साइड से बॉडी वॉल, उसके बीच के गैप को कहोगे सिलोम। अगर वो बीच का गैप है तो कहोगे सिलोमेट एनिमल, और नहीं है तो कहोगे ए सिलोमेट, ठीक। अब देखो लिखा गया कि द बॉडी कैविटी विच इज लिमिटेड बाय लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। और हाँ, एक और बात लिखी गई है कि द बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड भी होनी चाहिए। सबसे पहले किसी को, देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुम किसी को ट्रांसवर्स कट करो, ट्रांसवर्स सेक्शन लो, ऊपर से इस तरीके से कट करो। अब तुम इसे कट करने के बाद अब तुम इसे इस तरीके से देख रहे हो। सबसे पहले तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल मिली, फिर बॉडी वॉल मिली, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल दोनों मीजोडर्म से सराउंडेड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब लाइंड होनी चाहिए। लाइंड का मतलब होता है सराउंडेड होनी चाहिए, तब तुम इस कंडीशन को कहोगे सिलोम, ठीक है। इस कंडीशन को कहोगे सिलोमेट्स। तो इसमें देखो तुम्हारे क्या क्या आते हैं सिलोमेट्स एनिमल में, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। मतलब एनेलिडा से कॉर्डेटा तक तुम्हारे जितने एनिमल हैं तुम्हारे सिलोमेट्स एनिमल हैं। ध्यान से सुनना, एनेलिडा से लेके तुम्हारे कॉर्डेट्स तक जो हैं वो सिलोमेट एनिमल हैं। इनके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में गैप भी है, और साथ में इनकी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल जो है वो मीजोडर्म से सराउंडेड भी है, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद आता है इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच इन द बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम एंड द एनिमल्स पोजिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। अब देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब कुछ एनिमल जैसे होते हैं उनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है ना। मेसोडर्म जो होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्केटर्ड या पाउच के फॉर्म, स्केटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब है तो नहीं, लेकिन मेसोडर्म है, लेकिन क्या नहीं है उनके अंदर, सराउंडेड नहीं है, वो स्केटर्ड फॉर्म में है, पाउचेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इसकी एक तरीके से तुम इसको, जैसे कोई चीज़ें सच होती है तो उसको सीधा सच बोलते हो, लेकिन जब झूठ होते हो तुम क्या बोलते हो, स्यूडो बोलते हो ना। तो ये स्यूडो फीलिंग दे रही है एक तरीके से। तो सिलोमेट अगर होता तो तुम सिलोमेट बोलते सीधे सीधे, अगर लाइन होता तो मेसोडर्म से अगर लाइन होता तो, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ स्यूडो फीलिंग दे रही है, स्केटेड फॉर्म में हो गए तो तुम इसको क्या कहोगे, स्यूडो सिलोमेट, मतलब झूठा सिलोमेट है ये। तो इस तरीके के एनिमल को कहोगे स्यूडो सिलोमेट। और इसमें तुम्हारे क्या आते हैं, एस्के हेलमेंथिस, ठीक, एस्के हेलमेंथिस आता है तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट में। द एनिमल विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट, ठीक। और उसके बाद लिखा गया है कि आगे के जो एनिमल हैं, बाकी जो एनिमल हैं, अगर उनके बीच बॉडी कैविटी एब्सेंट है, अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है दोस्तों, तो उनको तुम कहोगे एसिलोमेट। जैसे प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने स्पंज, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा की बात क्यों नहीं की। स्पंज का मतलब पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा की बात नहीं की थी। उसकी बात हम कर ही नहीं सकते ना दोस्तों, क्योंकि उसमें बात हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनमें तो ऑर्गन था ही नहीं ना। एक तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था और एक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। और प्लेटीहेलमेंथिस हम लोगों ने बात, प्लेटीहेलमेंथिस को हम एसिलोमेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट ही नहीं है। माउथ और एनस दोनों एक ही तरीके से हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसको तुम सीधे सीधे कह दोगे ये एसिलोमेट है। फिर उसके बाद जब तुम उसके ऊपर जाओगे, एस्के हेलमेंथिस के, प्लेटीहेलमेंथिस को तुम्हारा एस्के हेलमेंथिस आ रहा है, ये तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट हो गया। इसमें है वो मेसोडर्म है लेकिन पाउच फॉर्म में लाइन नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया स्यूडोसिलोमेट। अब उसके आगे बात करते हैं प्लेटीहेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस। तब एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा की तरफ बढ़ोगे दोस्तों, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा की जब तुम तरफ बढ़ोगे तो तुम इस तरीके के एनिमल को सीधा सीधा कह देते हो कि सिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल है, बीच में बॉडी कैविटी जगह है, और उसके बाद क्या है, बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल मेसोडर्म से सराउंडेड है, लाइंड की गई है, तब इसको कहोगे सिलोमेट,
ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या क्या खत्म हो गया। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर सिमेट्री पढ़ी तुमने, फिर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पढ़ी। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या थी, बीच में अगर मेसोडर्म है तो कहोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर नहीं है तो कहोगे डिप्लोब्लास्टिक। उसके बीच में मीजोग्लिया भी है, ये भी ध्यान देना। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया है लेकिन उसको लेयर में काउंट नहीं कर रहे हो। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म है, उसको लेयर में काउंट करो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलना, ठीक। अब तुम्हारा आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट ऑफ either for example in earthworm the body show the pattern called metameric segmentation and the phenomena is known as metamerism। कहा गया है कि कुछ एनिमल जैसे होते हैं, जैसे कि इसको एग्जांपल दिया गया अर्थवर्म। जब तुम अर्थवर्म को देखोगे तो इसकी बॉडी जो होगी वो ऊपर से या अंदर से सेगमेंटेड फॉर्म में रहेगी। सेगमेंटेड का मतलब होता है यार, सेगमेंट का मतलब समझते ही हो, टुकड़े करना, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन 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 बने होंगे, तो उसी को सेगमेंट कहा जाता है। तो इसी तरीके के अरेंजमेंट को, इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें एक ही एग्जांपल दिया गया है तुम्हारा अर्थवर्म। कहा गया है कि अर्थवर्म को तुम देखोगे तो उसमें तुम्हें सेगमेंट देखने को मिलेंगे। सेगमेंट का मतलब होता है कि जगह जगह लाइन बनी होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके शायद सैकड़ों लाइन उसमें होती है। तो इसी फिनोमिना को तुम मेटामेरिज्म कहते हो। अब आता है नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं। तो देखो नोटोकॉर्ड क्या है। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animal। कहा गया है कि जो नोटोकॉर्ड है वो जो मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड पे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल में बनता है। हमारे पीछे साइड पे तुम देखोगे, पीछे साइड में जब तुम देखोगे तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगी इस पीछे साइड में, जैसे ही तुम देखोगे। इसी को हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। जिसमें मिलता है वो कॉर्डेट, इसी के बेसिस पे जिसको मिलता है कॉर्डेट, और जिसमें नहीं मिलता वो नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा गया है कि एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। जिनके पास अगर नोटोकॉर्ड हैं तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं कॉर्डेट्स। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और जिन एनिमल के पास नोटोकॉर्ड नहीं है ऐसे एनिमल को हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल में पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक, फिर से ध्यान से सुनना, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी हैं एनिमल, मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और जिनके पास है उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। इकाइनोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अभी हेमिकॉर्डेटा में तुम पढ़ोगे उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको नॉन कॉर्डेट्स में नहीं रखा गया। वो तो नॉन कॉर्डेट्स में ना है और ना कॉर्डेट्स में, वो कहीं बीच में अटका हुआ है। तो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक तुम्हारे आ जाएंगे नॉन कॉर्डेट, और बाकी हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तुम्हारा पूरे तरीके से, हम लोग कॉर्डेट हैं क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे बांट दिया हम लोगों ने। अब चलो, अब सीधे शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब इन 6 ही बेसिस पे तुम सभी एनिमल का क्लासिफिकेशन आगे आगे पढ़ते चलोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। पेज नंबर 48 पे हम लोग आ चुके हैं। देखो तो लिखा गया है कि द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर आर मेंशन इन द प्रेसेंडिंग सेक्शन इन फिगर 4.4। मतलब दिखा गया है कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है अब यहाँ से शुरू होता है, 4.4 फिगर पे है। तो सबसे पहला जो हमारा फाइलम है वो है पोरीफेरा। तो देखो हमारे एनसीईआरटी में टोटल 11 फाइलम है। देखो 11 फाइलम में गिना देता हूँ। सबसे पहला आता है पोरीफेरा, फिर हमारा आता है सिलोनेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केहेल्मिन्थेस, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। टोटल कितने हो गए, 11 फाइलम हो गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ेंगे और बाकी कॉर्डेटा से लेकर आगे लास्ट तक का पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं पोरीफेरा। तो देखो फाइलम पोरीफेरा में मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। इस फाइलम के जितने मेंबर होते हैं उसको नॉर्मली हम स्पंज के नाम से जानते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल। ये जनरली मेराइन का मतलब होता है समुद्र में पाए जाते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। तो ना इससे पहले भी पढ़ा था। इनमें इनको अगर किसी भी सेंटर से किसी भी प्लेन से अगर तुम काटोगे तो 2 बराबर टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसलिए इनको कहा जाता है एसिमेट्रिक। और ये जनरली तुम्हें समुद्र में देखने को मिलेंगे। These are primitive multicellular animal and have cellular level of organization। ये प्रीमिटिव टाइप के मल्टीसेलुलर एनिमल है, मतलब बहुत पुराने मल्टीसेलुलर एनिमल है और ये इनमें जो है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। स्पंज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। स्पंज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइनर
प्योर ऑस्टिया जो वाटर होता है इनके ऑस्टिया में माइन्यूट पोर लिखा है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें वाटर ऑस्टिया में इनके अंदर जाता है एंड द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और उसके बाद इनके ऑस्टिया के बॉडी वॉल और सेंट्रल कैविटी में जाता है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हो। इसकी सेंट्रल कैविटी को सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पंज इज नोन एज, तो स्पॉन्जोसील लगा देना। फॉर्म वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर आता है, ऑस्टिया से पानी अंदर गया, ऑस्कुलम से बाहर आया। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ एक्सचेंज। यही जो पाथवे होता है, मतलब ऑस्टिया और ऑस्कुलम, इनके वाटर ट्रांसपोर्ट में, फूड गैदरिंग मतलब खाना पकड़ने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सांस लेने में, और दूसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन में भी यही सिस्टम मदद करता है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ऑस्टिया मतलब अंदर आना, ऑस्कुलम मतलब बाहर निकलना, ठीक है। कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल नाम की जो सेल होती है इसके स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, चारों तरफ से घेर के रखती है, और एंड द कैनाल, इसके कैनाल को। स्पॉन्जोसील इसकी सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील, ये भी ध्यान देना, और इस कॉनोसाइट्स लाइन कर रही है चारों तरफ से, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इनका डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। इसका जो बॉडी है वो स्केलेटन में, इनका बॉडी जो है वो स्केलेटन से बना हुआ है, जो इसको स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, हमारी बॉडी तो हड्डियों से बनी हुई है, हड्डियों और कार्टिलेज की बनी हुई है, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो कॉनोसाइट्स और इनकी बॉडी जो है स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई है, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें सेक्सुअल एक तरीके से बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही में पाया जाता है। इसलिए इसमें एक एनसीईआरटी ने यूज किया है, ऐसे लोगों को यूज किया है, हर्माफ्रोडाइट का है, ठीक है। इसलिए लिखा है ना सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ब्रैकेट में लिखा है हर्माफ्रोडाइट है। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, देखो लिख भी दिया कि एग और स्पर्म, एग जो होता है वो फीमेल से बनता है, स्पर्म जो होता है मेल से बनता है, वो ये दोनों एक ही चीज़ में, एक ही इंडिविजुअल में बनेगा, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, कोई भी स्पर्म जो होगा अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो फ्रेगमेंटेशन से करेगा, फ्रेगमेंट टूट के गिरेंगे और नया स्पंज बन के निकल आएगा। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो गैमीट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा और डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होगा, एक लार्वल स्टेज में और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, और इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा उसके लार्वा का वो एडल्ट से अलग होगा, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें दो चीज़ें सबसे पहले अच्छे से याद करनी है कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले इसकी सेंट्रल कैविटी का नाम याद करो, स्पॉन्जोसील। उसके बाद कॉनोसाइट और कॉलर सेल ने क्या किया है, इसके स्पॉन्जोसील को लाइन किया है, ठीक। उसके बाद इसकी बॉडी किससे बननी है, स्पॉन्जिन या स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल की बनी है। और उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब तुम आओगे तो सबसे पहले ये ध्यान देना, इसका सेक्सेस नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक और स्पर्म जो है सेम इंडिविजुअल में मिलेगा। और उसके बाद अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये, तो ये किससे करेगा, फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअल करेगा तो गैमीट से करेगा। और उसके बाद जो इसका फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड नॉट एक्सटर्नल। उसके बाद आता है डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होगा लार्वल स्टेज में, ठीक है। अब इसके लिखे क्या है एग्जाम्पल में देखो काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है सिर्फ। सबसे पहला आता है साइकॉन, जिसको स्काइफा बोला जाता है, इस पर स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज बोला जाता है। और उसके बाद आता है यू स्पॉन्ज, जिसको बाथ स्पंज कहा जाता है। देखो साइकॉन में है हमारा स्काइफा, फिर आएगा तुम्हारा स्पॉन्जिला जिसको तुम बोलते हो फ्रेश वाटर स्पंज, साइकॉन स्काइफा, फिर आता है फ्रेश स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, और तीसरा आता है यू स्पॉन्ज जिसको बाथ स्पंज बोलते हो, ठीक है। अब चलो आगे हमारा आता है फाइलम सिल्टन रेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर एक्वाटिक मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडिली सिमेट्रिकल एनिमल। तो देखो अब इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा गया है कि ये एनिमल जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, ठीक। और उसके बाद मोस्टली मराइन होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, और मोस्टली मराइन होते हैं, ये भी समुद्र में ही मिलते हैं। और सेसाइल और फ्री स्विमिंग, देखो सेसाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब होता है चिपके रहना, पहाड़ वहाड़ से या किसी पत्थर से चिपके रहेंगे सेसाइल लोग। और फ्री स्विमिंग का मतलब या तो चिपके भी रह सकते हैं या फिर तैरते हुए भी पाए जा सकते हैं। और रेडियली सिमेट्रिक का समझ रहे हो ना, वो सिमेट्रिक था लेकिन ये रेडियल है, मतलब इसको किसी भी प्लेन से तुम काटोगे तो 2 टुकड़ों में काट सकते हो।
द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। इसमें कहा गया है कि जो इसका निडेरिया नाम है कि क्यों पड़ा, वो पड़ा है इसमें नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट नाम की एक स्टिंगिंग कैप्सूल पाई जाती है जो इसके टेंटिकल्स और बॉडी पे, टेंटिकल्स का मतलब होता है यहाँ इस वाले खोपड़ी पे, टेंटिकल्स पे एक नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्टिंगिंग कैप्सूल स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी के नाम पे इसका नाम निडेरिया पड़ेगा। तो प्रेजेंट टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। अब देखो नीडोब्लास्ट का काम क्या क्या है, सबसे पहला एंकरेज में, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। सबसे पहला एंकरेज में, डिफेंस में अपने आप को बचाने में, और शिकार को पकड़ने में भी है। कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार और कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। निडेरियन एग्जिबिटेड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो निडेरियंस होते हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था पोरिफेरा, लेकिन ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। एंड डिप्लोब्लास्टिक, जो इसका डिप्लोब्लास्टिक में डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया, तो डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद क्या गया कि दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। इसकी जो सेंट्रल कैविटी है उसका नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। उसकी बॉडी कैविटी का नाम क्या था, उसकी बॉडी कैविटी का नाम दिया गया था, उसकी बॉडी कैविटी का नाम था तुम्हारा स्पॉन्जोसील। पेज पीछे जाओगे, स्पॉन्जोसील था, और इसकी बॉडी कैविटी का नाम तुम्हें सीधा दिखा गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है, विद अ सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग के साथ, जिसके माउथ के ओपनिंग को तुम कहोगे हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, उसका डाइजेशन क्या था इंट्रा सेलुलर, इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी इंट्रा सेलुलर भी है, ठीक है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटल कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस होते हैं, जैसे कि कोरल नाम का एक निडेरिया है, उसका जो स्केलेटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिस फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडूसा। दो तरीके के इनके फॉर्म पाए जाते हैं, एक पॉलिप नाम का और एक मेडूसा नाम का। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया, वेयर एज द लेटर आर अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। दो तरीके के, एक पॉलिप है एक मेडूसा है। जो पिछला वाला जो पॉलिप है वो सेसाइल है और सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया। सेसाइल का मतलब वही होता है ना, चिपके हुए स्ट्रक्चर है, वो चिपके रहेंगे, निकलेंगे नहीं, मतलब एक जगह पर चिपक गए तो चिपके रहेंगे। तो जैसे पॉलिप है, पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडम्सिया। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। ऑरेलिया और जेलीफिश नाम के जो निडेरियंस हैं वो फ्री स्विमिंग होती हैं, जैसे मेडूसा होती है वो अम्ब्रेला शेप है। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Polyp produce medusa asexually and medusa form the polyp sexually। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है कि जो इनका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पाया जाता है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली। जो पॉलिप होगा वो मेडूसा पैदा कर सकती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो मेडूसा है वो पॉलिप पैदा करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। मतलब जो हमारा पॉलिप है वो मेडूसा पैदा कर सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और जो हमारी मेडूसा है वो पॉलिप पैदा कर सकती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिसका एग्जांपल है ओबेलिया। और इस तरीके की जनरेशन को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे फाइसेलिया, ब्रैकेट में ध्यान रखना, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, फिर एडम्सिया, सी एनिमोन, फिर पेनेंटुला सी पेन, फिर आएगा गर्गोनिया सी फैन, फिर आएगा मेनेंड्रीना ब्रेन कोरल। तो ये सब एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल पर विशेष ध्यान देना क्योंकि एग्जांपल से भी क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आते हैं। अब तुम्हारा आता है फाइलम टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलिस। इनको मेनली सी वॉलनट और कॉम जेलिस कहा जाता है। और एक्सक्लूसिवली मरीन, ये पूरी तरीके से मराइन होते हैं, समुद्र में मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री होती है, समझते ही हो तुम। उसके बाद डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देखो टिश्यू लेवल के तुम्हारे दो मिल गए, एक टीनोफोरा मिल गया और एक उसके बाद सिलेंडेटा मिला और ये टीनोफोरा मिल गया, ठीक है। द बॉडी बियर्स एग्जिबिट एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। इनकी जो बॉडी कैविटी है उस बॉडी है उसके ऊपर तुम्हें कॉम्प्लेट देखने को मिलेंगे, सिलेटेड कॉम्प्लेट देखने को मिलेंगे, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो इनको चलने के लिए मदद करते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। देखो ऐसा बहुत डाइजेशन तुम्हें किसमें देखने को मिला था, अभी इससे पहले तुम्हें सिलेंडेटा में तुम्हें दोनों डाइजेशन देखने को मिला था, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। तुम्हें ठीक इसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन इसमें मिल रहा है टीनोफोरा में भी। उसके बाद बायोलुमिनेसेंस जो होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। इनमें एक अलग तरीके का फीचर होता है जिसको बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है।
जो लाइट एमिट करता है, इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके भी सेक्सेस सेपरेट नहीं। इनमें जो क्या होता है ना, बायोलुमिनेसेंट पाई जाती है। इससे कभी तुम समुद्र के किनारे जाओगे ना, तुम्हें लाइट जलते हुए देखने को मिलेंगे, वो क्या होता है, वो टिनोफोरा ही होते हैं। उसके बाद फिर आता है इनके सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनमें रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा और क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इसमें तुम्हारा दो एग्जाम्पल है, एक प्लूरोब्रैकिया है और एक टिनोप्लेना है। तो एग्जाम्पल पे पीछे ध्यान देना। अब चलो चौथा फाइलम हमारा आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। दे हैव डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। प्लेटीहेल्मिन्थेस को सबसे पहले जान दो, डॉर्सली का मतलब होता है सामने से, नहीं डॉर्सली का मतलब होता है पीछे से, ठीक है। वेंट्रली का मतलब होता है सामने से। तो लिखा गया है कि दे हैव डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैटेड स्ट्रक्चर, मतलब दोनों तरफ से ये फ्लैट स्ट्रक्चर, चपटे स्ट्रक्चर के वाले एनिमल होते हैं, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म्स। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये ज़्यादातर क्या होते हैं कि एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर मिलेंगे तुम्हें, इसलिए इनको एंडोपैरासाइट भी कहा जाता है, जो जनरली ह्यूमन बींग के अंदर भी मिलते हैं। फ्लोट में बाइलेटरल सिमेट्रिकल, देखो ये बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब किसी एक प्लेन से कट करोगे तो सेंटर से कट कर दो आधे बराबर टुकड़ों में बांट देगा, तो बाइलेटरल सिमेट्री है। और उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ जाना, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, तो तुम्हारा ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का, ठीक है। और एसिलोमेट एनिमल है, मतलब बॉडी वॉल और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बीच में तुम्हें बॉडी वॉल के बीच में गैप देखने को नहीं मिलेगा, तो एसिलोमेट है, ठीक है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का, क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम बनाते रह गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना पाया ये। Hook and sucks are present in the parasitic form. Some they may absorb nutrients from the host directly through their body surface. इनमें क्या होता है कि तुम्हें हुक और सकस देखने को मिलेंगे, जो कि किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे चिपक जाते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं उस हुक और सकस से डायरेक्टली सरफेस से। स्पेशलाइज सेल का फ्लैम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो अब सबसे पहले पूछेगा कि इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब ये अपने वेस्ट मटेरियल को किसके थ्रू बाहर निकालते हैं। तो अपने ये वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं कि फ्लैम सेल नाम का होता है, जिसके थ्रू ये अपने सिक्रीटरी प्रोडक्ट को या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जो इनमें फ्लैम सेल होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। अब फिर उसके बाद आती है रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें भी सेक्टर सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनली लार्वल स्टेज है। और उसके बाद सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पॉजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। देखो प्लेनेरिया क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसको तुम कट कर दोगे बीच से, उसके बाद तुम कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद देखोगे तो पूरा का पूरा वही एनिमल फिर दोबारा तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए इसको पता है रीजनरेशन कैपेसिटी में मिलता है, और यह प्लेनेरिया में देखने को मिल रहा है। और इसका एग्जाम्पल है टेनिया, टेपवर्म और फेसियोला लिवर फ्लू। तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथा फाइलम खत्म किया। अब हम आते हैं अपने अगले फाइलम एस्केहेलमिन्थेस में। तो एस्केहेलमिन्थेस में थोड़ा सा कैमरा बंद करिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर से शुरू करते हैं। फिर हमारा अगला फाइलम है एस्केहेलमिन्थेस। द बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में। द नेम ऑफ राउंड वर्म, इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है। द मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या होता है कि फ्री लिविंग भी होंगे, पानी में भी मिलेंगे, और टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल को मतलब क्या होता है कि जमीन पे मिलेंगे, और उसको पैरासिटिक और प्लांट और एनिमल पे पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलेंगे। राउंड वर्म का है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है, इसलिए इनको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल माना जाता है। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दो बराबर टुकड़ों में बांट सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट मैंने तुमको पहले ही बताया था। एस्केहेलमिन्थेस इसमें क्या होता है कि जो मेसोडर्म होता है वो पाउच और स्केटेड फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको स्यूडोसिलोमेट भी कहा जाता है। एलिमेंट्री के अलावा क्या होता है, कंप्लीट होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स के साथ इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाता है। और एक्सक्रीटेड थ्रू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी प्रोसेस। ये अपने बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है।
सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट हैं। पहली बार रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट हुआ है, तो कहाँ सेपरेट हुआ? एसके हेलमिंथेस में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना कि पहले बार सेक्स कहाँ सेपरेट हुआ? तो एसके हेलमिंथेस में, जिसको डायईसियस कहा जाता है। अगर एक में पाया जाता तो मोनोईसियस कहा जाता। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन फीमेल। जो फीमेल होगी वो मेल से लंबी होगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन जो क्या होगा? इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट होगा। द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इससे एग्जांपल देखो। स्कैरिस, जिसको राउंड वर्म कहते हो, उचरेरिया, फाइलेरिया वर्म कहते हो। फाइलेरिया मतलब हाथी पाँव बीमारी होती है इन्हीं की वजह से, और एनीसाइलोस्टोमा, हुक वर्म जिसको बोलते हो। ठीक, ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा अगला फाइलम आता है फाइलम एनिलिडा। देखो, दे में भी एक्वाटिक, मराइन एंड फ्रेश वाटर, पानी में मिलते हैं। बहुत दोनों तरीके के, मराइन भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर का मतलब होगा तालाब में भी देखने को मिल सकते हैं, और मरीन का मतलब होता है कि समुद्र में भी देखने को मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी देखने को मिल सकते हैं, और फ्री लिविंग, या तो खुद तैरते हुए भी दिख सकते हैं, एंड सम टाइम पैरासाइट, ये भी पैरासाइट हो सकते हैं। तुमने देखा होगा जोंक भी इसी में आता है, एनिलिडा में ही आते हैं। द एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो तुम जानते ही होगे, ऑर्गन सिस्टम है। एंड ए बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फिर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, एंड सिलोमेट एनिमल होते हैं। बॉडी कैविटी का एलिमेंट के बीच में गैप होता है, और मीजोडर्म से दोनों लाइन होती है। द बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्ट मार्क आउट इन सेगमेंट, और मेटामेयर्स भी मिलते हैं। और इन हेंस द फाइलम इज एनिलिडा, इसमें लैटिन एनुलस रिंग लाइक रिलेटेड छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द पॉजिट लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, इनके पास दो तरीके के मसल होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक सर्कुलर मसल, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो इनको चलने में मदद करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की वजह से ये चलते हैं। एक्वाटिक एनिलिड लाइक नेरिस पॉजिट लेटरल अपेंडेजेस, पैरापोडिया, जो एक्वाटिक एनिलिडा होता है, जैसे नेरिस जो होता है, वो उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होती है, जो जिसको पैरापोडिया कहते हैं, उसी की वजह से ये चलता है। वो हेल्प इन स्विमिंग, जो इसके स्विमिंग में मदद करते हैं। जैसे देखो, अब बात पूछ देगा कि पैरापोडिया नाम का स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, कौन से फाइलम में पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, तो सीधे तुम लगा देना एनिलिडा नाम के फाइलम में। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी ध्यान दो। सबसे पहले भगवान ने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाई तो सबसे पहले क्लोज ही बनाई थी, जो कैसे कि वेन में, और उसके बाद आर्टरी में ब्लड थ्रू बहे तो क्लोज है। ठीक है। नेफ्रेडिया, वो सिंगुलर में कहोगे तो नेफ्रेडियम, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अभी तुम्हारा फ्लेम सेल आया था, इससे पहले तुमने फ्लेम सेल पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वो उसके क्या करता था? एक्सक्रीशन में मदद करता था फ्लेम सेल। और इसमें नेफ्रेडिया नाम का स्ट्रक्चर आता है, ये तुम्हारा क्या करता है? एनिलिडा के एक्सक्रीशन में मदद करता है। और नेफ्रेडिया, और उसके बाद एसके हेलमिन्थेस में जाओगे तो उसका जो एक्सक्रीशन है वो प्रोटोनेफ्रेडिया नाम के स्ट्रक्चर से एक्सक्रीट होता है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो नेफ्रेडिया नाम के स्ट्रक्चर से एक्सक्रीट होता है। उसके बाद लिखा गया है कि हेल्प इन उसमें रेगुलेशन एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, इनके पास न्यूरल जो सिस्टम होता है वो पेयर गैंग्लिया नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसको सिंगुलर में तुम गैंग्लियोन कहोगे। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्वस टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कब होती है? वेंट्रल का मतलब सामने से, वेंट्रल का बात जब भी होती है वो सामने से नर्व कॉर्ड होती है। नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायसियस, ये भी डायसियस है। ठीक है, मतलब सेम मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोइसियस, लेकिन अर्थवर्म और लीच नाम का जो है जानवर है, वो एनिमल है, वो मोनोइसियस है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। अब देखो जल्दी से एग्जांपल देख लो। सबसे पहला है नेरिस फेरेटिमा, जिसको तुम अर्थवर्म बोलते हो, किचुआ। और उसके बाद आता है हेरोड्रीना, जिसको ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है, जिसको तुम जोंक भी बोलते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा नेरिस, फेरेटिमा और हेरोड्रीना 3 एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आ जाओ तुम सबसे अच्छे इसमें फाइलम है, जिसका फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें हमारी मक्खी मच्छर उच्छर सब आते हैं। तो देखो, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमोलिया का, जिसमें इंसेक्ट को इंक्लूड किया गया है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, मतलब हमारे पृथ्वी पे जो 2/3 जो है स्पीसीज़ हैं, 2/3 भाग की जो स्पीसीज़ हैं, मतलब 2/3 स्पीसीज़ जो है वो तुम्हें आर्थ्रोपोडा देखने को मिल सकती, आर्थ्रोपोडा हैं।
मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे कि डायनासोर ख़त्म हुए हैं, आज से करोड़ों साल पहले ख़त्म हुए थे, उसके बाद हम एनिमल यानी ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से आए थे, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कुछ सालों बाद या कुछ 100 सालों बाद, कुछ लाखों सालों बाद अगर हम ख़त्म होते हैं, तो जो अगला जो ज़माना होगा वो इन्हीं का होगा, आर्थ्रोपोडा का ही होगा। ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सेगमेंट एंड सिलोमेट, तो तुम जानते ही हो। द बॉडी आर आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अ काइटेनियस स्केलेटन, इनकी बॉडी क्या बॉडी होती है, और जो आर्थ्रोपोड की जो होती है वो काइटेनियस स्केलेटन से कवर रहती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 भाग में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो है किसी भी इंसेक्ट की तो बॉडी को देखोगे तो 3 भागों में बांट देना, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसको ज्वाइंटेड अपेंडेजेस को तुम बोलते हो, जो आर्थरस को ज्वाइंट और पोंडा यानी अपेंडेजेस। ठीक है। रेस्पिरेटरी जो होता है मतलब सांस ये लेते हैं गिल्स से, बुक लंग्स से और ट्रैकियल सिस्टम से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। अब देखो पहले भगवान ने क्या कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया, फिर उन्होंने क्या काम कर दिया कि उन्होंने एक तरीके से जो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया, फिर उन्होंने देखा कि अरे यार इसमें तो दिक्कत होने लगा, फिर उन्होंने चेंज करके फिर क्लोज टाइप का बनाया। तो इनमें जो हमारा एनेलिडर था उसमें तुमको जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो तुम्हें क्लोज था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में आओगे तो तुम्हें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल, इनके पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं एंटीना, जो आइज होती हैं, कंपाउंड एंड सिंपल होती है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टेटोसिस्ट नाम का एक ऑर्गन होता है इनके ऊपर जो बैलेंसिंग ऑर्गन बनाता है। हमारे पास बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है, कान, दोनों कान हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है। इनके पास स्टेटोसिस्ट है बैलेंसिंग ऑर्गन। द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज नोन एज, तो क्वेश्चन वो देखना इसमें ऑप्शन में देखना, स्टेटोसिस्ट मार्क कर देना। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू माल्फिगियन ट्यूब्यूल, देख लो सबसे पहले तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन आता था, उसमें एक्सक्रीशन किससे होता था, फ्लैम सेल से। फिर उसके बाद तुम्हें स्केल्मेंथेस में आया, उसमें क्या हुआ, प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर एनेलिडा में आ जाओगे तो नेफ्रीडिया, लेकिन आर्थ्रोपोडा में आओगे तो क्या है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल। माल्फिगियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन होता है, ध्यान देना इसे। दे हैव मोस्टली डायसियस, ज़्यादातर डायसियस मिलेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल और इंटरनल का मतलब अंतर होता है, यूजुअली ज़्यादातर इंटरनल होगा। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ज़्यादातर ओवीपेरस होंगे। ओवीपेरस का मतलब होता है अंडे पहले आएंगे बच्चे बाद में आएंगे। ठीक, इसीलिए इसको ओवीपेरस का मतलब होता है बच्चे पहले, डायरेक्ट बच्चे पैदा होना। उसके बाद डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है मे भी डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जनरली इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, बस तुम इतना ध्यान दो कि ये सेक्सेस जो होते हैं वो मोस्टली डायसियस होते हैं और फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, और उसके बाद ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसमें 3 तरीके की बात है। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इससे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि हमें किस तरीके से इकोनॉमिक तरीके से यानी पैसे के तौर पर किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एपिस, हनी बी, मधुमक्खी। फिर आता है बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म। फिर आता है लैसिफर, लैक इंसेक्ट। लैक तुमने जाना होगा, अभी तुम महाभारत अगर देखे होगे तो महाभारत में क्या हुआ था कि वहाँ पे पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह सुना होगा, लाख से एक महल बनवाया था और उसमें आग लगवा दी थी। काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ माना जाता है, उसी का है ये लैक इंसेक्ट, वो इसी से निकाला गया था जिसका नाम है लैसिफर, एपिस हनीबी और बॉम्बिक सिल्कवॉर्म। फिर वेक्टर्स में आते हैं। वेक्टर्स का मतलब किसी भी बीमारी को लेके आने वाले, उसको वेक्टर्स कहा जाता है। तो इसमें एनाफिलिस आएगी, क्यूलेक्स आएगा और एडीज मस्कीटोस, मच्छर आएंगे, ये वेक्टर्स हो। और ग्रेगेरियस पेस्ट में तुम्हारा लोकस्ट आएगा, जैसे कि अभी तुम जानते ही होगे वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल में तुम्हारा लिमुलस, किंग क्रैब। अब चलो अगला फाइलम तुम्हारा आता है मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल जो है वो तुम्हारा मोलस्का है। तो तुम इस तरीके से इस चीज़ को याद रखो कि जैसे कि हमारे जो डायनासोर थे वो पहले ख़त्म हुए, उसके लाखों साल बाद हम हुए, फिर जब हम ख़त्म हो गए उसके लाखों करोड़ों सालों बाद आर्थ्रोपोडा आएंगे, और फिर आर्थ्रोपोडा जो है जब ये उधम मचाने लगेंगे हमारी तरह, उसके बाद का जो ज़माना होगा वो मोलस्का का होगा। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हमारे क्या हैं,
मोलस्का है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बोथ, या तो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और एक्वाटिक घोंघा इसी में आता है, ये भी ध्यान रखना। और ये या तो समुद्र में मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। दे आर बायलैटरल सिमेट्री भी मिलती है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल बॉडी इज कवर्ड बाय क्लैकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, फुट एंड विसरल हम्प। जो तुम्हारा आर्थ्रोपोडा था वो 3 चीज़ों में बढ़ता है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, और इसकी जो बॉडी है वो हेड, मस्कुलर फुट और विस्ट्रल हम्प में बटी है, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन द विच विदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। हम्प के और मेंटल कैविटी के बीच में जो जो जगह पाई जाती है उसको मेंटल कैविटी पाई जाते हैं। हम्प के और मेंटल के बीच की जो कैविटी है मेंटल कैविटी है, उसी में तुम्हारा गिल्स प्रेजेंट होता है, मतलब इसी के द्वारा थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। दे हैव रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल। इनके इंटीरियर का मतलब होता है ऊपर पे सेंसरी टेंटिकल होता है। द माउथ कंटेन ऑफ फाइल लाइक रिस्पाइंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। अब पूछेगा कि रेडुला किस में पाया जाता है, तो तुम सीधे कह देना मोलस्का में, जो क्या होता है कि फाइल लाइक, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे इस तरीके से फाइल लाइक, जो क्या होते हैं रेसिपिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, खाना खाने में मदद करते हैं। दे आर यूजुअली डाइसियस, सेक्सेस में डाइसियस हैं, अलग अलग हैं, ओ मेल और फीमेल। ओवी पैरस होते हैं, मतलब सबसे पहले अंडे के थ्रू बच्चे पैदा होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल का वीडियो मैंने डाला था, मेरा वीडियो देखोगे एनिमल किंगडम शॉर्ट ट्रिक में देखोगे तो तुम्हें इसके एग्जांपल के वीडियो मिल जाएंगे, सबसे वो वीडियो देख लेना, सीधे सीधे एग्जांपल याद आएगा। चलो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकाइनोडर्मेटा। दिस एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ क्लैकेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्म्स। इनके पास क्या होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, बाहर का जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्लैकेरियस ऑसिकल्स के बने होते हैं, जिसी के नाम पे भी इनका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा। इसी में तुम्हारी स्टारफिश आती है, ठीक है। द स्पाइन बॉडी ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी समुद्र में ही मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हें यहाँ पे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे रेडियल सिमेट्री क्यों कही गई थी। ऑल द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्री बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्री। देखो लिखा गया है कि द एडल्ट एंड इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री। जो एडल्ट होते हैं, जो इनके एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन जब इनका लार्वा होता है, मतलब छोटे होते हैं, जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले ये बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री के हो जाते हैं। इसीलिए इनको रेडियल सिमेट्री में डाला गया। डाला तो इनको भी डाला शुरू में, तो इनको भी हम समझेंगे कि अगर शुरू में इनको देखोगे तो सबसे पहले इनको समझोगे कि ये बाइलेटरल ही है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम इस कंप्लीट होगा, जानते ही होगे, माउथ और लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस द अपर डोर्सल। जो माउथ होगा वो लोअर होगा, वेंट्रल होगा सामने की तरफ होगा, एनस जो होगा अपर होगा, डोर्सल पीछे की तरफ होगा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकाइनोडर्मिस इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले इसको तुम क्या लोगे, इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, सबसे पहले लोकोमोशन में, चलने में मदद करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, और सांस लेने में, रेस्पायरेशन में भी। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। लो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग लार्वा होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग लार्वा हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटेरन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, और ओफियूरा ब्रिटल स्टार। अब देखो आज का आखिरी टॉपिक, हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है आधा कॉर्डेटा आधा नॉन कॉर्डेटा, इसलिए इसको कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। शुरू में हमने इसको क्या किया था कि कॉर्डेटा में ही डाल दिया था, बट नाउ इट प्लेस्ड एंड सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, लेकिन अब इसको अलग फाइलम नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया गया है। हेमिकॉर्डेटा हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर
सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इनके पास एक स्ट्रक्चर था जिसको अब स्टोमोकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन शुरू में साइंटिस्ट ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा था तो उन्होंने समझा कि ये नोटोकॉर्ड ही है। इसी के बेसिस पे इन्होंने इसको कॉर्ड डेटा में डाल दिया था, लेकिन जब बाद में इनको पता चला कि अरे ये तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये तो स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको सीधे बाहर डाल दिया गया, इसलिए इसको नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वर्म लाइक होते हैं, समुद्री होते हैं, मरीन होते हैं, वही समुद्री और मरीन एक ही है। उसको तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बिल्कुल पतली पे जैसी होती है। एंड कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबेसियस कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। अब देखो पूछेगा कि प्रोबेसियस ग्लैंड फाउंड इन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, प्रोबेसियस ग्लैंड इज फाउंड इन, तो कहोगे हेमिकॉर्डेटा में प्रोबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तुम्हें पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। और वाटर कैनाल सिस्टम, देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम तुम्हें किस में मिला था? पोरीफेरा में मिला था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तुम्हें किस में मिल रहा है? इकाइनोडर्मेटा में मिल रहा है। और प्रोबेसियस ग्लैंड तुमको किस में मिल रही है? हेमिकॉर्डेटा में मिल रही है, ये भी ध्यान देना। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की है, मतलब इसमें तुमको वेन आर्टरी देखने को नहीं मिलेगी। रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल से ये रेस्पायरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, इनका जो एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैम सेल से, फिर प्लेटी के बाद एस्केहेल्मिन्थेस में प्रोटोनेफ्रेटिया, एनेलिडा में नेफ्रीडिया, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में तुम आओगे तो वहाँ पे तुमको देखने को क्या मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में। फिर उसके बाद देखने आर्थ्रोपोडा में जब तुम आओगे तो आर्थ्रोपोडा में तुम्हें माल्फिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिला। फिर उसके बाद जब तुम हेमिकॉर्डेटा में आओगे तो यहाँ पे तुम लोग को प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल इससे दिएंगे बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। तो इस तरीके से हमारा नोटोकॉर्ड का, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नोटोकॉर्ड तक आज खत्म करूँगा, तो नोटोकॉर्ड तक इस तरीके से हमने ख़त्म कर लिया है। तो दोस्तों, तो हम लोगों ने इस वीडियो में नोटोकॉर्ड तक पूरी बात की, और कल की वीडियो में हम कॉर्डेटा से बात करने के बाद कल का पूरा रिवीजन का चैप्टर खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जल्दी से इसको कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।